हेलो स्टूडेंट्स, आज एंटरप्रेन्योरशिप का थर्ड क्लास है एंड लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है। सो इसमें हमने क्या पढ़ना है, आप इसको इमेजिन करो। इसे हम यहाँ पे सीन वाइज मैंने कुछ कुछ सीन्स डिवाइड कर दिए यहाँ पे, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ पाएंगे। सो जब भी कोई ग्रेट एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टोरी स्टार्ट होती है एक विजन से, एक इंसान ने सपना देखा होता है, वो विजन ही उसके बाद ही वो उसको एक्शन लेता है, और उसी एक्शन के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसे हम कहते हैं एंटरप्राइज। में डिस्कस किया था, वो जो विजन है सबसे पहले स्टार्ट होता है उस विजन से। ठीक है। जब एक एंटरप्रेन्योर को एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हाँ भाई, इस जगह में ये काम कर सकते हैं। अब इमेजिन करो कि एक मूवी है, उसका जो मेन हीरो है, उस मेन हीरो को मार्केट में एक गैप दिखता है, मार्केट में एक फ्लॉ दिखता है कि ये प्रॉब्लम है मार्केट में इस चीज को लेके, और इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। सो जो एंटरप्रेन्योर जो हीरो है, वो एक मौका ढूंढता है, एक अपॉर्चुनिटी डिराइव करता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिजनेस। चाहे वो हो सकता है कोई टैपिंग, कुछ नेचुरल रिसोर्स में टैप करना हो, कुछ नया प्रॉफिटेबल वेंचर लॉन्च करना हो, या फिर एग्जिस्टिंग सर्विस को ही मॉडिफाई करके करना हो ताकि लोग आपकी सर्विस ले ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है विद अदर एक्सपर्ट्स। आपको सब एक्सपर्ट्स में बैठ के बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत दिमाग से बहुत आइडियाज वगैरह निकालने पड़ते हैं टू रिफाइन द आइडिया। ठीक है। ताकि और ये चीज रिफाइन हो। तो उसमें से एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है करसन भाई पटेल का, जो कि एक फैक्ट्री केमिस्ट है। उन्होंने अपना एक ही क्राफ्ट्स नरेटिव इन हिज मॉडेस्ट किचन, उनके एक एरिया में उन्होंने अपने बैकयार्ड में काफी सारे डिटर्जेंट्स को ट्राई करके उन्होंने निरमा का डिस्कवरी किया था। ही क्रिएटेड निर्मा वॉशिंग पाउडर। उन्होंने ही एड्रेसेस अ प्रेसिंग नीड फॉर अफोर्डेबल डिटर्जेंट अमंग रूरल वुमेन इन गुजरात। क्या है ना, उस वक्त आपका वो हार्श सोप्स हुआ करते थे, तो उस वक्त हार्श सोप से हाथ छिल जाते हैं, अगर आप कपड़े वगैरह धोगे तो उसके बाद सर्फ आया मार्केट में, जो कि 10 से 15 रुपए का था, विच वॉज एक्सपेंसिव। तो लोग फिर क्या ही करते हैं, ठीक है, तो लोग सोप से यूज करते थे। तो इनको लगा कि हमारे यहाँ पे एक नीड है मार्केट में, डिटर्जेंट आना चाहिए, पर डिटर्जेंट जो कि अफोर्डेबल हो, जो लोग खरीद सकें। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने सबसे बड़ा इनका मेन क्राइटेरिया था, प्रॉब्लम उन्होंने मार्केट में की थी कि लो प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस में इनको डिटर्जेंट चाहिए था। तो इनको लगा कि ये काम कैसे करें, इसको कैसे वर्कआउट करें। तो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए एक बोल में। ठीक है। मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया बोल में, एंड लॉन्च किया एक डिटर्जेंट को, एंड उसका नाम रखा निर्मा। इनकी बेटी का नाम निरुपमा था, उसमें से वो नाम पड़ा आपका निर्मा। एंड इनका क्राइटेरिया वॉज कि इसको मैं कम से कम दाम में बेच पाऊँ, जो कि 3 रुपए में आप बेच सकते थे। इनका मेन था कि जो मैं पाउडर बना रहा हूँ वो 3 रुपए में बिक जाए, 3-4 रुपए के अंदर अंदर बिके। तो निर्मा आपका 3 रुपए के अंदर प्रिपेयर हो गया। बहुत ट्रायल एंड एरर करने के बाद एक येलो पिगमेंट था, जिसकी वजह से दे कुड कन्वर्ट इट इनटू अ डिटर्जेंट पाउडर, जो कि निर्मा नाम से बिका। एंड बाद में उन्होंने टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करवाए, एंड जो कि बहुत ही अच्छा हिट कर गया, लाइक दैट ऐसा। तो दिस वाज अ स्टोरी। तो एक किसी ने विजन देखा, मार्केट में लूप होल फाइंड आउट किया कि ओके, मार्केट में ये लूप होल है, प्राइस पर्सपेक्टिव है, चीज अच्छी है, पर प्राइस का ये कुछ मार्केट ना प्राइस का मार्केट होता है, कि ये मार्केट प्राइस का मार्केट है, यहाँ पे दाम पे चलता है, कुछ कुछ चीजें उसके अकॉर्डिंगली चलती है। तो ये मार्केट प्राइस का मार्केट था। ठीक है। तो इनको लगा कि ये मार्केट तो भाई प्राइस का मार्केट है, तो मेरे को प्राइस के अकॉर्डिंगली प्ले करना पड़ेगा, कुछ इफेक्टिव क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो, ताकि हम लोग कुछ इसको सस्ते में लॉन्च कर पाए। इससे क्या इम्पैक्ट हुआ है, आज निर्मा हर आप तो देखो वॉशिंग पाउडर निर्मा, ये जो फेमस सॉन्ग था, टैगलाइन है उसका, वी ऑल नो। उसमें कुछ कुछ लोगों का नाम भी हेमा, रेखा, जया और सुषमा, दिस लाइन इज वेरी फेमस इनफैक्ट। तो हम सबको वो गाना याद है। तो आप सोचो इतना इम्पैक्टफुल रहा वो टीवी का एडवर्टीजमेंट। और निर्मा एक घर घर का नाम हो गया। इसमें 8 लाख टन एनुअली प्रोड्यूस होता है निर्मा। 40% ऑफ इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रखा है। एंड एक टर्नओवर है जो कि 2500 करोड़ को भी एक्सीड करता है, वो यहाँ पे अर्न कर रहा है। ये सक्सेस स्टोरी हाईलाइट करती है कि एक इंसान का इनसाइट कैसे एक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, वो आप देखो। ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से चीज़ों को चेंज किया गया। अगर आप एग्जाम्पल लो, तो आप अगर आपको पता होगा, अपनी मॉम से पूछना कि पहले बल्कि फ़ोन पे कॉल करने के प्राइसेस ज़्यादा थे। अगर मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो पहले प्राइसेस ज़्यादा थे। ठीक है। फिर रिलायंस टू रिलायंस आया। रिलायंस टू रिलायंस फ्री वाला कॉन्सेप्ट जब आया, तो एक चीज़ें चेंज हुई कि ओके, मम्मी भी रिलायंस खरीदी, नानी भी खरीदी, मासी भी खरीदी, ताकि दे कैन टॉक फ्री में। उसके बाद एयरटेल वगैरह, वोडाफोन वगैरह अच्छे खासे प्राइस लेते थे। मंथली का 2000, 2100 ऐसे करते थे प्राइस। फिर जियो आया, जियो वॉज अ गेम चेंजर। जियो ने जब प्राइस लॉन्च किया अपना 300-400 या कम दाम में, या शुरू में तो फ्री में लॉन्च किया, तब एयरटेल, वोडाफोन सबको अपना प्राइस का रेंज उसके लेवल में लाना पड़ा। अदरवाइज आप पूछो लोगों से, अपने एल्डर से पूछो, यू विल गेट टू नो कितना एक्सपेंसिव हुआ करता था एसएमएस करना या कॉल करना एक दूसरे को। अभी तो इट्स वेरी चीप एंड इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव।
तो इट्स लाइक दैट। तो आज निर्मा घर घर का नाम हो चुका है, 8 लाख टन एनुअली प्रोड्यूस कर रहा है, 40% ऑफ इंडियन मार्केट को कैप्चर करके रखा है, एंड एक टर्नओवर जो कि 2500 करोड़ को एक्सीड कर रहा है वो अचीव कर रहा है। ये सक्सेस स्टोरी हाईलाइट करके एक इंसान का इंसाइट किस तरीके से चीजों को बदल सकता है। नेक्स्ट में आते हैं, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना। आपने लूप होल तो फाइंड कर लिया, ये लूप होल है, पर उस लूप होल को फिल कैसे करेंगे, उस पे डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। दैट मीन्स कि एक एंटरप्रेन्योर को एक क्वेस्ट होना चाहिए फॉर नॉलेज कि जो आपका आइडिया है उसकी वायबिलिटी कितनी है, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। पिक्चर दिस एज अ डिटेक्टिव सेगमेंट ऑफ द मूवी, डिटेक्टिव वाले पार्ट का मूवी का इमेजिनेशन करो, वेयर क्लूज आर गैदर्ड टू इंश्योर सक्सेस, जहाँ पे सबूत ढूंढे जाते हैं, कुछ कुछ सबूत कुछ क्लूज ढूंढते हैं, तब जाके हमें सक्सेस मिलता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, पहले एसेस करता है टोटल डिमांड को, इस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं मार्केट में, एंड इवेल्युएट करता है एसेंशियल रिसोर्सेज, जो उसका रिसोर्सेज जरूरत है वो इवेल्युएट करता है, लाइक फाइनेंस, पैसे, लेबर, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी और सब सब चीज़ों को इवेल्युएट करता है। अगर आप नए मार्केट में एंटर कर रहे हो तो ये इन्वेस्टिगेशन इंक्रीजिंगली इंट्रिकेट, मतलब बहुत ही माइन्यूट हो जाता है। इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू मार्केट, दिस इन्वेस्टिगेशन बिकम्स इंक्रीजिंगली इंट्रिकेट, वेरी माइन्यूट इंट्रिकेट डिटेल्स होते हैं। तो एस्टिमेट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ठीक है। तो मतलब आपको जो एस्टिमेट होना चाहिए वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया रहा होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड दिखना पड़ता है, उस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर सपोज कर जैसे जियो ने जो ट्रेंड चलाया उसमें सबको वो चलाना पड़ा, तो आप सोचो प्राइस का रेंज अभी क्या हो गया, 500-600 में भी लोग 3 मंथ्स का पैक खरीद लेते, अदरवाइज पहले हर महीने 2000-2100 रुपये लोगों ने पे भी किया है, ठीक है। तो मार्केट के ट्रेंड को समझो, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझो, एंड पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकते हैं इस चीजों में, वो लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये मार्केट का ट्रेंड क्या, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या, एंड पोटेंशियल क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि ये काम करते वक्त क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इसका होलसेलर्स या इसका जो लाइक प्रोडक्शन है, ये इसके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो कहाँ अवेलेबल है, बहुत दूर या बहुत कम, कितने वेंडर्स हैं, क्या प्राइस रेंज है, क्या वो मेरे लिए फिजिबल रहेगा, क्या मतलब एवरी नंबर ऑफ थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स है जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको टोटल इंट्रिकेट डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स में जाना पड़ता है। तो पहला बात क्या हुआ, पहला हमने विजन देखा, एक विजन से एक इंसान क्या से क्या कर सकता है वो दिखाया। सेकंड, डिटेल स्टडी, घुस के उसमें डीप स्टडी करना, वो इसका सेकंड एक्ट था। एक्ट 3 में आते हैं, क्या आपने डिटेल स्टडी कर लिया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीजें मुझे चाहिए। सपोज आपके घर में फंक्शन है, आपने एक लिस्ट बनाया कि ये सामान हमको चाहिए रहेगा, अब काम आया है इस सारे सामान को असेंबल करने का, तो सिमिलरली आप वही समझ जाओ, ठीक है। आपके मन में एक विजन आया, वो आपके घर का फंक्शन है सपोज कर लो, आपने पूरा लिस्ट बना लिया, वो आपका लाइक इंट्रिकेट डिटेल्स हो गया, अब आपको उस सारे सामान को असेंबल करना है, अलग अलग दुकानों से खरीदना है, उसको आप पूरा इकट्ठा करे हो अच्छे से। विजन क्लियर है और रिसर्च भी कर चुके हो, विजन मिल गया, रिसर्च कर लिया, अब आपको असेंबल करना है, सामान इकट्ठा करना है ताकि आप लॉन्च कर पाओ। इसको बोल, दिस इज द ब्रांड ऑफ हीरोज फेज, वेयर कोलैबोरेशन इज द की, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रांड ऑफ हीरोज मार्क करना, ये फेज को हम, थर्ड फेज को हम बोलते हैं ब्रांड ऑफ हीरो फेज, जहाँ पे कोलैबोरेशन करना, कोलैबोरेशन माने क्या, एक से दो जन मिलके काम करते हैं, ठीक, कोलैबोरेट करके काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर इंश्योर करते हैं दैट द आइडिया इज प्रैक्टिकल, आइडिया प्रैक्टिकल हो, प्रॉफिटेबल हो, आप आउट ऑफ लीग बात नहीं कर सकते, एकदम हवा में बात नहीं हो सकती, ठीक है। प्रैक्टिकल हो, प्रॉफिटेबल हो, पार्टनर्स आप इकट्ठा करो, नेसेसरी पेटेंट राइट्स लो इफ एप्लीकेबल, पार्टनर्स इसलिए एक तो क्या होता है, फिनेंस में हेल्प होता है। दूसरा, अगर आपके एक्सपर्टीज वो नहीं है, सपोज आपका एक्सपर्ट आपको एक काम करने के लिए ए बी और सी एक्सपर्टीज चाहिए, आपके अंदर ए और बी है, सी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, तो आप किसी को हायर करोगे, किसी पार्टनर को, किसी फ्रेंड को जिसके अंदर वो क्वालिटी है या उसने उस कोर्स को किया हुआ है, तो आप उसको हायर करोगे क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज है वो, देन ए बी आपके अंदर, सी उसके अंदर, देन वो चीजें कोलैबोरेट होकर काम होगी, तो इससे बहुत हेल्प होता है, पार्टनरशिप कर सकते हो। पेटेंट राइट्स वगैरह लोगे जो जरूरी रहता है इफ एप्लीकेबल। की एक्शंस की, आपका मेन एक्शंस क्या होगा, फैक्ट्री का साइट सिलेक्ट करना कि कहाँ पे हमें और लोकेशन मैटर्स अ लॉट, लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। प्लांट एंड मशीनरी का डिसीजन लेना कि राइट इक्विपमेंट क्या है सामान के लिए। सप्लायर के कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने भी आपको बताया कि सप्लायर कहाँ है क्या, वो सब देखना पड़ता है, मतलब पहला विजन। दूसरा ने डिटेल्स निकाल लिया, डिटेल्स निकालने के बाद हमको सामान इकट्ठा करना है, ठीक है। Visual metaphor, imagine the entrepreneur as a conductor, orchestrating a symphony of resources and talent to prepare for the grand performance ahead, ठीक है। कि ये एक कंडक्टर है, एक पूरा ऑर्केस्ट्रेटिंग माने क्या, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करवाते हैं साथ में, ठीक है। तो वो बहुत सारे सिम्फनी, मतलब अलग 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 रिसोर्सेज को एक जगह लेके आते हैं कुछ ब्लॉकबस्टर क्रिएट करने के लिए, इट्स लाइक दैट। तो पहला एक्ट हमारा विजन है, दूसरा एक्ट उस पर रिसर्च करना है, तीसरा एक्ट है कि उसको गैदर करके कोलैबोरेटिव वर्क करके ब्लॉकबस्टर कुछ रिजल्ट निकालना है, ठीक है। उसके बाद है
पैसा, फाइनेंसिंग, फंडिंग चैलेंज, दैट्स नॉट easy thing. Funding is the main one of the main thing I can say. No great adventure can commence without adequate resources. मेरे पास आइडिया है, हर घर में, मैंने कहा ना, हर घर में स्टार्टअप चालू हो सकता है। बहुत बड़ा इशू है फंडिंग का। टैलेंट भी है, आप स्ट्रीट स्मार्ट भी हो, लेकिन आपके पास फंडिंग का प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस एक्ट में एंटरप्रेन्योर नेविगेट करता है फाइनेंशियल लैंडस्केप को ताकि वो फंडिंग सिक्योर कर पाए, विच इज सिमिलर टू गैदरिंग ट्रेजर फॉर द जर्नी। आपको जर्नी करनी है तो आपको ट्रेजर चाहिए रहेगा उस जर्नी के लिए। अब मुझे कहीं सफर करना है, ठीक है, कहीं जाना है, तो जर्नी, इसे एंटरप्रेन्योर शिप क्या है, एक जर्नी है। तो वो जर्नी, अगर मैं यहाँ से बस लेके भी कहीं जाऊंगी तो मुझे एक बस का फेयर देना पड़ेगा। मैं ऊबर लेके जाऊंगी, मुझे ऊबर का फेयर देना पड़ेगा। तो मुझे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का फंडिंग कहीं से इकट्ठा करना है। तो एंटरप्रेन्योर डिटरमाइन करता है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या खर्चा लगेगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे खर्चों को देखता है, रिक्वायरमेंट्स को, सोर्स देखते हैं कहाँ से आ सकता है, शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, या लोन लेके, या फिर घर से भी कुछ कैपिटल देके, सब कुछ सारे फैक्टर्स देते हैं। एग्जाम्पल नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल आपको सबको पता है गाइस, इतने बार हमने टीवी में देखा है, उनकी वाइफ को पॉडकास्ट वगैरह में देखा है। व्हेन नारायण मूर्ति सेट आउट टू एस्टैब्लिश इन्फोसिस इन 1981, ही फेस्ड अ daunting challenge, starting with only rupees 10,000, a gift from his wife Sudha Murthy. This pivotal moment illustrates the resilience and resourcefulness required to kickstart a vision. कि जो उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति जी, इनके हस्बैंड ने कहा कि देखो, 3 साल तुम्हें घर चलाना होगा, मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि मेरा एक विजन है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। इनकी वाइफ ने पूरा सपोर्ट दिया एंड अपने हस्बैंड को 10,000 रुपए लोन भी दिया, जो इन्होंने जैसे टिन बॉक्सेस में रखते हैं ना चावल के अंदर, ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके रखते हैं, उसमें से निकाल के अपने पति को उन्होंने 10,000 रुपए उधार भी दिए कि ये लो लोन। एंड उसके बाद आप सबको पता है इन्फोसिस, यू नो द हिस्ट्री देन, ठीक है। सो द pivotal moments illustrate the resilience and resourcefulness required to kickstart a vision. तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना डिटर्मिनेशन चाहिए, कितना रिसोर्सफुलनेस चाहिए टू स्टार्ट अ विजन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप विजन सोच लेते हैं ना, और अगर आप उस रास्ते पे चल जाते हो, तो वाई वेयर व्हाट सब अपने आप से, जितने भी डब्लूज आपके मन में है ना, कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा हेल्प, हाउ आई डू इट, जितने भी WH क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं ना, सारे क्वेश्चंस अपने आप भगवान सॉल्व करते हैं। जस्ट वो विजन आपके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। यू हैव टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। वो कुछ ना कुछ आपको रास्ते में कुछ दे देंगे कि दिस इज द इंग्रेडिएंट फॉर यू, एंड जस्ट डू इट, टेक इट एंड जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ, एंड तुमको मिल जाएगा वो चीज। तो पहला है विजन, दूसरा है रिसर्च करना, तीसरा है गैदर करना, चौथा है फंडिंग, ठीक है। विजुअलाइजिंग द प्रमोशनल फंक्शन जो हमने पढ़ा, उसके बारे में चारों पार्ट बोला गया। देखो यहाँ पे मैंने कहा विजन, फिर रिसर्च करना, फिर टीम बिल्डर, फिर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। ये पूरा मार्क कर लो, विजुअलाइजिंग द प्रमोशनल फंक्शंस, पूरा हमने यहाँ पे चारों दिया। यहाँ पे करसन भाई का एग्जांपल, जो निर्मा डिटर्जेंट का, जिन्होंने डिस्कवरी किया था, मार्केट की नीड्स को एसेस करना एंड प्रोडक्ट की वायबिलिटी को चेक करना, फैक्ट्री के साइट को सिलेक्ट करना एंड सप्लायर के कॉन्ट्रैक्ट्स को एस्टैब्लिश करना। नारायण मूर्ति की जर्नी विद इन्फोसिस, वो यहाँ पे हाईलाइट हुआ, सब कुछ यहाँ पे हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। फाइनल सीन में आते हैं, विच इज entrepreneur's journey. In this engaging narrative of promotional functions, each act plays a crucial role in bringing the entrepreneur's vision to life. इस जर्नी पे हर एक्ट का अपना अपना एक रोल है, इस चीज को लाइफ में लाने के लिए हर एक का अपना अपना रोल है, ठीक है। रिसर्च अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, चीजें गैदर करना अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बहुत अपनी जगह इंपॉर्टेंट था। फ्रॉम द स्पार्क ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी से लेके फाइनेंस तक का चैलेंज तो है, ये जर्नी में बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत टीम वर्क होगा, बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी। जस्ट लाइक अ कंपेलिंग स्टोरी, इट अनफोल्ड्स थ्रू डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी। जैसे अगर मूवी बनाते हो तो उसमें बहुत सारा साल लगे होते हैं, बहुत हार्ड वर्क होता है, लोग अलग अलग वेदर कंडीशंस में शूट करते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, फंडिंग की भी इश्यूज होते हैं, कभी किसी का तबीयत खराब हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड देन वो ब्लॉकबस्टर निकलता है। तो यहाँ पे उसी को हाईलाइट किया गया कि फाइनल सीन में टेक अवे हम यहाँ पे क्या ले जा सकते हैं इस टॉपिक से, कि द प्रमोशनल फंक्शंस एनकैप्सुलेट्स द एसेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, शोकेसिंग हाउ इनोवेटिव आइडियाज आर ट्रांसफॉर्म्ड, कैसे इनोवेटिव आइडियाज ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस थ्रू केयरफुल प्लानिंग के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू, आप कैसे एक आइडिया को फिजिकली टैंजिबल टच दे सकते हो, ठीक है। सो हर एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है ना, वो यूनिक टेल ऑफ एक्सप्लोरेशन है। इट्स लाइक अ हिडन, इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट, आप जितना एक्सप्लोर करो, स्काई इज द लिमिट, ठीक है। एंड आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड करेज ट्रायम्फ, अल्टीमेटली वो आपको, अगर वो विजन गॉड ने दिया है तो उसको सक्सेस भी करवाने का विजन कैसे करवाना है वो भी वो आपको देंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। तो पहला पॉइंट है विजन, दूसरा इस पे रिसर्च करना, तीसरा है सामान को इकट्ठा करना, चौथा है फंडिंग। घर पे कोई फंक्शन होता है, वो सपोज कर लो हमारा विजन है कि हम घर में फंक्शन करना है, हमने जो गेस्ट लिस्ट सामान तैयार किया वो हमारा रिसर्च है। सामान कहाँ से गैदर करेंगे, वो हमारा लाइक
गैदरिंग थिंग्स वाला कॉलम में चला जाएगा, फंड लाइक सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में चला जाएगा। एंड फोर्थ इज हमारा फंडिंग की, भाई पैसे भी तो इकट्ठा करने पापा से लेने पड़ेंगे फंक्शन के लिए, तो वो ये चारों कॉन्सेप्ट आप इस फंक्शन से याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आप चार्ट चेक कर लो, फटाफट से हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा आईडी डिस्कवर करना, करसन भाई का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना, असेंबल करना चीज़ों को, एंड फाइनेंस करना हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप ये बस एक बार कर सकते हो। फाइनेंसिंग वाले में एग्जाम्पल में हमने नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल अभी भी देखा है, आप सबने पॉडकास्ट में फॉर श्योर देखा ही होगा, इफ नॉट पॉडकास्ट हमने बुक वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोट्स, ये हमारा मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अ क्रिएटिव रिव्यू, ठीक है। अब इसमें हमारा जो और पार्ट्स है वो डिस्कस करते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये सब आपके बीएसटी में भी आएगा, तो जो ये टॉपिक हम यहाँ भी कवर करते हैं, ठीक है। तो पहला एक्ट को आप समझो कि एक्ट वन विच इज आर प्लानिंग, ठीक है। तो बाय द वे हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग कौन सा कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, अगर आप सेकंड वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा, स्टिल आई विल शो यू, जस्ट 1 सेकेंड, दिस पार्ट। हमने पहले क्या पढ़ा, आरओआई हमने पढ़ा कि रिस्क टेकिंग, इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रमोशन फंक्शन, इन्वेस्टिगेट करना, डिटेल करना, असेंबल करना, देन फाइनेंस करना, हमने ये वाला कंप्लीट किया। अब आएंगे हम लोग मैनेजरियल फंक्शन में। पहले हमने एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस कर लिया, विच इज आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब याद रखो। फिर प्रमोशनल फंक्शंस क्या था हम लोग का, अभी हमने प्रमोशनल फंक्शंस क्या, इन्वेस्टिगेट करना था हम लोग को, फिर गैदर करना था, विजन आना था, विजन के बाद इन्वेस्टिगेशन, देन गैदरिंग एंड देन असेंबलिंग, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में देन फाइनेंसिंग। अब आएंगे मैनेजरियल में, जो आप लोग बीएसटी कॉमर्स में पढ़ते हो, ठीक है। एंड लास्ट में करेंगे कमर्शियल, ठीक है। तब याद रखो ईपीएमसी, ठीक है। ईपीएमसी पहले एंटरप्रेन्योरल, फिर प्रमोशनल, फिर एम हम मैनेजरियल, और फिर कमर्शियल। ये चार्ट आपके बुक में भी दिया हुआ है, एंड आपके बुक में भी आपको मिल जाएगा देखना एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैनेजरियल फंक्शन में आते हैं, विच इज दिस। ये चार्ट अगर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आते हैं मैनेजरियल फंक्शन में। पहला है स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट, कि प्लान, फर्स्ट इज प्लानिंग विच इज स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट। प्लान करना पड़ेगा भाई, कोई काम करना है तो उसको सोचेंगे ना, प्लान करेंगे, ठीक है। कि प्लानिंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। अभी हमने देखा कि प्लानिंग करना विच इज सिमिलर टू एन आर्किटेक्ट ड्राफ्टिंग अ ब्लूप्रिंट बिफोर कंस्ट्रक्शन। एक आर्किटेक्ट को आप इमेजिन करो, जो बंदा कंस्ट्रक्शन कर उसके पहले वो ब्लूप्रिंट बना रहा है, अपना प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। ये एक रोड मैप बना रहा है। तो सिमिलरली प्लानिंग करना बहुत जरूरी है अपने एंटरप्रेन्योरल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। प्लानिंग में बहुत सारी चीजें, प्लानिंग मैंने कहा आपका WH पोर्शन कवर होगा, व्हाट क्या करना है, व्हेन कब करना है, हाउ कैसे करना है, हु एंड किसके हेल्प लेके किसके थ्रू करना है, वो सब आपको सारे WH क्वेश्चंस प्लानिंग में जाएंगे। मार्क करना, प्लानिंग के अंडर आप लिख दो WH क्वेश्चंस कवर्ड, प्लानिंग के नीचे आप एरो देख लिख दो WH क्वेश्चंस। आपका मेंटल फ्रेमवर्क को सेट करता है एंटरप्रेन्योर के लिए, ताकि वो जर्नी को नेविगेट कर पाए। विजुअल मेटाफर क्या, कि आप एंटरप्रेन्योर को देखो एक एज अ नेविगेटर, जो एक ही स्टार्टिंग अ कोर्स थ्रू अनचार्टेड वाटर्स, क्रॉस करके जा रहे हैं, इंश्योर करें कि हर डिसीजन वो स्ट्रैटेजिकली अलाइंड करे विद द ओवरऑल विजन। उसका हर एक डिसीजन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अलाइंड है उसके ओवरऑल विजन से, उसका ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है उससे। नेविगेशन में नेविगेटर क्या करता है, हर चीज बहुत तोल मोल के देखता है, प्लानिंग करता है। तो यहाँ पे प्लानिंग का हमें, प्लानिंग में मार्कर WH क्वेश्चन हमें कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे दिखते हैं प्लानिंग डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। आपका कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन करता है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एडवांस में होनी चाहिए, WH को हम लोग कवर करते हैं। डेवलपिंग अ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आप बिजनेस स्ट्रैटेजी या प्रोजेक्ट प्लान डिस्कवर कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, कि भाई मेरे को ये बिजनेस का प्लानिंग को डेवलप करना है, ठीक है। तो मेरे को पूरा प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, अच्छे से पूरा प्लानिंग। अब घर का फंक्शन का ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है, आपको याद रहेगा। घर में फंक्शन है, घर का फंक्शन का, तो आपको पहले प्लानिंग करना है कि भाई ये इस डेट में ये फंक्शन करेंगे, इस डेट को इस जगह पे ये यहाँ पे फंक्शन होगा, 200 लोगों का फंक्शन होगा। ये आप पूरी प्लानिंग कर रहे हो, अच्छे से कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है। पहले से डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, इतना हमारा बजट है, पूरा प्लानिंग आपने कर लिया। घर पे एक बहुत बड़ा फंक्शन है, आपकी दीदी की शादी है, आपको दीदी की शादी का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। आपने अच्छे से प्लानिंग में कर लिया, सब कुछ लिख दिया। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, विच इज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजिंग में सारे सामान को असेंबल करते हो, जितनी भी जरूरी चीजें रहती है, टू ब्रिंग द प्लान टू लाइफ, उस प्लान को लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब रीअसेंबल करते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टर्डी फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस।
दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स अरेंजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस रिसोर्सेज। आप अरेंज करते हो सारे रिसोर्सेज को, गाइडिंग पर्सनल टुवर्ड्स अचीविंग डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। द एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिशेस गोल्स एंड एलोकेट्स टास्क, इंश्योरिंग दैट एवरी टीम मेंबर अंडरस्टैंड्स देयर रोल इन द लार्जर मिशन। हमने ऊपर पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग में, ये होता है कि अब आपने जो प्लान किया ना, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आपकी दीदी की शादी है, आपने पूरा प्लानिंग कर लिया कि ना इस दिन ये फंक्शन होगा, हल्दी इस दिन करेंगे, मेहंदी इस दिन करेंगे, और उसमें ना डांस में ये वाला डांस होगा, ये होगा। अब डिपार्टमेंट दे रहे हो कि केटरिंग का डिपार्टमेंट ये वाला भाई देखेगा, फोटोग्राफी का डिपार्टमेंट ये वाला भाई देखेगा, ये चीज डिपार्टमेंट ये देखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। ये वाला डिपार्टमेंट इनका है, इस ये काम देखेंगे, ओके। लाइट्स वगैरह का काम ये देख लेंगे। तो आपने डिवाइड कर दिया हर एक को। आपकी दीदी की शादी है, पहले आपने प्लानिंग किया, इस दिन ये फंक्शन, इस दिन ये फंक्शन करेंगे। अब एलोकेट करो टास्क को कि ये इसमें अच्छा है, वो उसमें अच्छा है, वो उसमें अच्छा है, और इतनी फंडिंग में काम कर देंगे। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है, कि हर टीम अपने काम को अच्छे से समझ पाए कि एक लार्जर मिशन है। दीदी की शादी पहले हमने प्लानिंग की, जब हमने ऑर्गेनाइजिंग की कि भाई इतना बजट है, 20,000 में काम करना है तुम्हें, तुमको मैं 20,000 दे रहा हूँ, तुम्हें ना हल्दी का प्रोग्राम तुमको ये करना है, प्रॉपरली डेकोरेशन तुम्हें इसमें खत्म करना है, ये इतना अमाउंट है, तुम्हें इतना करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तीसरा है स्टाफिंग, विच इज टीम असेंबली। Staffing is similar to casting the perfect actors for production. This function focuses on recruiting and developing the human resources essential for the enterprise's success. अब मुझे अगर संगीत का जो लाइक अरेंजमेंट करवाना है, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं संगीत का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे परिवार में किसी डांसर को दूं, ताकि वो सबको डांस सिखा पाए। अगर मैं किसी नॉन डांसर को दे दूंगी तो मेरा चूज करना गलत हो गया, मैंने गलत लोगों को चूज कर लिया, ठीक है। दैट इज स्टाफिंग। मुझे सही लोग को चूज करना पड़ेगा, लाइक एक्टर्स फॉर अ प्रोडक्शन, ठीक है। रिक्रूटमेंट सही होना चाहिए। स्टाफिंग encompasses प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। की पहले प्लानिंग करते हो, फिर उसको हायर करते हो, फिर आप सिलेक्ट करते हो, फिर आप प्लेसमेंट होता है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। इट इंश्योर द राइट टैलेंट इज इन द राइट रोल्स, ठीक है। तो स्टाफिंग आप ऐसे नहीं कर सकते। चलो हमने तो एक घर की शादी का एग्जांपल लिया, पर इन जनरल भी क्या होता है, आपको पहले प्लानिंग करना पड़ता है, फिर कोई जॉब में आता है उसको रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, फिर सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर इंसान का प्लेसमेंट होता है उनके क्रेडिबिलिटी के हिसाब से, एंड देन डेवलपमेंट। अब जैसे कि मैंने कहा, अगर मुझे स्टाफिंग करना है तो मैं डांस का रोल किसी कोरियोग्राफर को ही दूंगी मेरे घर पे जो है, उसके अलावा मैं किसी और को नहीं दे सकती, बिकॉज वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव टू थिंक अ लॉट। मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर मुझे ऑप्शन रखने पड़ेगा कि हाँ ये 4 जन हमारे घर अच्छा डांस करते हैं, वो मैंने रिक्रूटमेंट कर लिया। अब इन चारों में मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा, ये 4 अच्छा तो करते हैं, पर इन चारों में 2 ही जन अवेलेबल है, और उन 2 में एक बंदा का बहुत क्रेडिबिलिटी है डांस में, तो मैं उस एक को सिलेक्ट करूंगी ताकि मेरा सिलेक्शन और प्लेसमेंट एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। दैट इज द राइट टैलेंट इन द राइट रोल्स। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मतलब इंडिविजुअल्स को ढूंढना जिनका स्किल्स जो है वो अलाइन कर रहा है ऑन्टरप्रनर की नीड से, ठीक है। इंडिविजुअल्स को ढूंढना जिनका जो स्किल्स है वो एकदम अलाइन कर रहा है किसके, सॉरी, एंटरप्राइज की नीड से। अब मेरा नीड है डांस के लिए, तो मुझे मेरा जो नीड्स है कि सबको डांस सिखाना है इंडियन फॉर्म में फंक्शन के हिसाब से, वो नीड सेटिस्फाई होना चाहिए। वो नीड ही फुलफिल नहीं होगा तो आप मेरे क्या काम किए, ठीक है। दूसरा डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, टैलेंट को नर्चर करना और फैसिलिटेट करना करियर ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने जिसको बोला है कि तुम ये मैनेजमेंट कर लो, तो व्हाट आई कैन डू, मुझे पता है वो अच्छा डांस करती है, उसको थोड़ा सा पुश कर देंगे, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। तो आई कैन हेल्प हर हाउ इन नंबर ऑफ थिंग्स, कि मैं तुमको 2-3 हेल्पिंग हैंड दे रही हूँ जो तुमको हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइज करने में डांस वगैरह। थोड़े बहुत कजन है जो तुम्हें और बता देंगे चीजें। तो मतलब आपकी ग्रोथ में मैंने आपको हेल्प कर दिया। सो पहला है प्लानिंग, आपने पूरा प्लानिंग किया, दीदी की शादी का एग्जाम्पल, आपने सब कुछ प्लान कर लिया। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, आपने ऑर्गेनाइज से कि ये काम इसको देंगे, इस बजट के अंदर देंगे, ये काम इसको देंगे, ये काम उसको देंगे, ये काम उसको देंगे। फिर स्टाफिंग, ये काम डिवाइड तो कर लेना, ऑर्गेनाइज तो कर ले कि ये इसको, ये इसको, इसको, ये इसको, वैसा। पर राइट पीपल को वी आर गिविंग इट और नॉट, ठीक है। जो हमारे सपोज मैंने एक काम के लिए 4 जन का चूज किया कि ये चारों को मैंने रिक्रूट किया, इनको मैं सिलेक्शन देखूंगी, ये 4 में से 2 जन अवेलेबल है, 2 में से एक क्रेडिबल है, ठीक है। तो वो गया मेरा स्टाफिंग, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टिंग, यहाँ पे आता है लीडरशिप कॉम्पास। डायरेक्टिंग इज अबाउट स्टीयरिंग द शिप, मीन्स शिप का स्टीयर कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना। इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड गाइडिंग टीम मेंबर्स टुवर्ड्स शेयर्ड गोल्स, प्लान को इम्प्लीमेंट करना और गाइड करना टुवर्ड्स द गोल। दिस फंक्शन ट्रांसफॉर्म्स स्ट्रेटेजिक आइडिया इनटू एक्शनेबल आउटकम्स। यहाँ पे जो हमारा आइडियाज है उसको हम एक्शनेबल आउटकम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। It involves initiating organized action and ensuring that subordinates perform effectively, driving group activities toward successful completion. ठीक है, आप ऑन्टरप्रेन्योर के कंडक्टर की तरह लो जो ऑर्केस्ट्रा को लीड कर रहे हैं, हार्मोनाइज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट्स को, वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। डायरेक्टिंग का मतलब है कि मैं सपोज मैंने सबको काम डिवाइड कर दिया,
बट काम का हेड कौन है? मैं। तो मैं सबको काम को डिक्टेट करूंगी। लीडरशिप लीडर क्या होता है? लीडर लीड करता है। तो मैं सबको काम डायरेक्ट करूंगी कि ये काम ऐसे ही नहीं है। सो आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग, आई एम रेगुलरली चेकिंग ऑन देम कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ डिफिकल्टी तो आई एम हेल्पिंग देम आउट इन एवरी पॉसिबल वे। सो आई एम डायरेक्टिंग देम, मैं उनको पूरा हेल्प वहां प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। मैं प्लान्स इंप्लीमेंट कर रही हूँ, मैं टीम मेंबर्स को गाइड कर रही हूँ कि ये हमारा गोल है, इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम स्ट्रेटेजिक आइडिया को एक्शनेबल आउटकम्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है लीडरशिप। पहला था प्लानिंग, फिर हमने किया ऑर्गेनाइजिंग, फिर हमने किया स्टाफिंग, हमारा काम डायरेक्टिंग। अब आते हैं लीडरशिप में, विच इज अ गाइडिंग स्टार। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। आप गाइड करते हो, आप इन्फ्लुएंस करते हो। इट एक्ट एज अ गाइडिंग स्टार, हेल्पिंग टीम मेंबर्स नेविगेट देयर रोल्स व्हाइल मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप एक गाइडिंग स्टार की तरह हो कि लोग आपको लुकअप करते हैं, पीपल लुक अप टू यू। डाउट होगा इनके पास, जो हमारा लीडर है, ठीक है, जो हेल्प करते हैं टीम मेंबर्स को अपने रोल्स को नेविगेट करने में, वाइल मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन, दोनों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए भी एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। एक अच्छा लीडर मीडिएट करता है इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बीच में, ठीक है, और एक मोटिवेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो कल्टीवेट करता है एक कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन, कि साथ मिलकर काम करेंगे। टीम को एनकरेज करता है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस विद फीलिंग वाइल फीलिंग वैल्यूड। ये सब हमने ऊपर में किया, बट ये प्रोसेस में आ गया हमारा लीडरशिप क्वालिटी, कोलैबोरेट होकर साथ में काम करना, पार्टनरशिप में काम करना। तो लीडरशिप, लीडरशिप आप समझ लो कि एक लीडर अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो वो सामने से जाकर चीजों को डील कर रहा है, लाइक दैट, वैसा। अब आता है कम्युनिकेशन। दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैंने सब कुछ प्लान कर लिया, आप दीदी की शादी में प्लानिंग कर लिया, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया कि ये काम ये ऐसे 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 ऑर्गेनाइज होगा, स्टाफिंग कर ली, ये इसको देंगे, फिर डायरेक्टिंग कर लिया कि हाँ ये है, ये काम हमें ऐसे डायरेक्ट करना है, एंड देन लीडरशिप उसके अंडर आता है, विच इज अ गाइडिंग स्टार। सब कुछ हो गया, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो आप। आपको बोलना है उनको कि ना फर्स्ट सेकंड डांस ये होगा, लास्ट में ये होगा, और यह बात आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो ना, वो आपसे पूछ रहे हैं, और फिर उस दिन आपने फंक्शन के दिन दिखा कि गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी ऑन्टरप्रेन्योर वेंचर। कम्युनिकेशन हमारे जर्नी का लाइफ लाइन होता है। ये इंश्योर करता है कि आइडियाज फ्रीली फ्लो करें, ठीक है, अलाउ करता है कोलैबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग का समझ आपको अलाउ करता है। ऑन्टरप्रेन्योर्स 75 से 90% अपना टाइम बात करने में स्पेंड करते हैं, मेकिंग इट वाइटल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको वो इंपॉर्टेंट दिखाते हैं फॉर मैनेजमेंट। दिस फंक्शन इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इस फंक्शन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन का पॉइंट्स कवर्ड है। तो ऑन्टरप्रेन्योर 75% से 90% अपना टाइम बात करने में, कम्युनिकेट करते हैं। ये सबसे बड़ा इफेक्टिव चीज है। अब हमें दीदी की शादी करनी है, अगर हम रोज बैठ के नहीं डिस्कशन करेंगे क्या हमारा प्लान है, कितना खर्चा हुआ, कितना असेंबली, कितना हमने चीजें असेंबल किया, कोई काम है जो बच गया है, कोई काम है जो और करना है, अगर हम बात ही नहीं करेंगे टीम में, तो इट्स अ बिगेस्ट ड्रॉबैक। तो कम्युनिकेशन इज द की बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हो, 4 जन बैठेंगे तो कुछ आइडियाज आएगा, तो आपको कुछ, मुझे आएगा, फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन सब आप शेयर कर सकते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत फाउंडेशनल है। विदाउट इट नो मैनेजमेंट एक्शन कैन टेक प्लेस सक्सेसफुली। अच्छे से बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी मैनेजमेंट एक्शन नहीं हो सकता, अच्छे से सक्सेसफुली नहीं प्लेस हो सकता, ठीक है। अब है सुपरविजन, सुपरवाइज करना, ठीक है, द ओवरसाइट मैकेनिज्म। सुपरविजन माने मॉनिटर करना, पल पल, एक होता है ना कि 1 घंटा 2 घंटा में मॉनिटर करना एंड इंश्योर करना कि जो विजन है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे हमारे स्कूल में नहीं होता था बीच बीच में प्रिंसिपल आके सुपरवाइज करते थे, वैसा, ठीक है। देखना कि हमारा जो रिसोर्स हमने दिया है वो मैक्सिमम अच्छे से इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आफ्टर इशूइंग इंस्ट्रक्शन इशू करने के बाद एंटरप्रेन्योर ओवरसीज द वर्क टू वेरीफाई दैट अलाइंस विद एक्सपेक्टेशंस। तो एंटरप्रेन्योर चेक करते हैं काम को कि वो हमारे एक्सपेक्टेशन से अलाइन कर रहा है कि नहीं। की एक्शन क्या है? एक फीडबैक देना एंड करेक्टिव गाइडेंस देना टू सबऑर्डिनेट्स आर नेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9, विच इज कोऑर्डिनेशन, द हार्मोनाइजिंग फोर्स। Coordination is essential for aligning the activities of various individuals toward achieving common objectives, which is similar to a choreographer ensuring all dancers move in sync. कोऑर्डिनेशन दिखा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन जरूरी है सारे एक्टिविटीज को अलाइन करने के लिए, हर इंडिविजुअल का टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर मैं ऐसे मैं यहाँ पे ये काम करी, वो ऐसे करा, तो एक हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे नहीं ना। स्टेज पे अगर मुझे डांस करवाना है तो मुझे सबके बीच में कोऑर्डिनेशन देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर अगर आज मेरी टीम में कोई नहीं है तो उसके टीम में कोई है, तो वो अपने आप आके यहाँ पे हेल्प कर देगी ना। एक कोऑर्डिनेशन होता है कि प्लीज कुड यू हेल्प मी टुडे, एक आपस में सब मिल बांट के काम करते हैं, लाइक दैट। तो कॉन्सेप्ट क्या? एंटरप्रेन्योर चैनल्स एफर्ट्स अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स। जो एंटरप्रेन्योर है वो एफर्ट चैनलाइज करते हैं
अलग अलग सेगमेंट में, एंड मेक श्योर करते हैं कि सारा काम प्रोग्रेस कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड टारगेट्स। जो हमारा पहले का डिटरमाइंड टारगेट्स है उसके अकॉर्डिंगली काम हमारा हो रहा है। की एक्शन क्या है? इंप्लीमेंटिंग करेक्टिव मेजर्स, सही मेजर्स को इंप्लीमेंट करना इफ डेविएशंस ऑकर, अगर डेविएशंस ऑकर कर भी रहा है, टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रैक, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने काम को एकदम ऑन ट्रैक फोकस्ड रख सके। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, नंबर 10, विच इज द परफॉर्मेंस रेगुलेटर। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जो इंश्योर करता है दैट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज ये जो है ये इंप्लीमेंट हो रही है अच्छे से, ठीक है। फंक्शनिंग एज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये फंक्शन इन्वॉल्व करता है एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब आप किस तरीके से काम कर रहे हो उस चीज पे फोकस करना। एक्चुअल आउटकम क्या निकला है उसको कंपेयर करना टू द सेट बेंचमार्क। कंट्रोलिंग माने इंश्योर करना कि जो हमने काम बोला था कि ये काम ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, वो हुआ है कि नहीं, वो देखना, ठीक है। कि हमने काम का सोचा था ये पैरामीटर और काम इतना हुआ है, तो सब चीज को मैनेज करना, कंट्रोल्ड वे में मैनेज करना, ठीक है। तो देखना कि काम डेविएट तो नहीं हो रहा फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, और उसकी जगह करेक्टिव एक्शन लेना, चेंजेस करना, अगर काम नहीं हो रहा तो उसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, वहां पे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग माने क्या कि कुछ गलत होने से पहले या कुछ ओवरडू होने से पहले आप कंट्रोल कर दो, ठीक है, कि रोक दो, या उसको कंट्रोल वे में कोई भी मेस क्रिएट ना हो, आप कंट्रोल वे में उसमें कुछ मेजर्स ऐड कर दो, ठीक है। तो इट्स लाइक कंट्रोलिंग। देखो आपको ये दिख रहा है, मैंने सबका शॉर्ट में कुछ लिखा हुआ है। प्लानिंग समझ लो नेविगेटर की तरह है, जो नेविगेट करता है, रास्ता बताता है, प्लानिंग, ठीक है, जो स्टेप्स एंड डिसीजंस डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग माने स्ट्रक्चरल इंजीनियर की तरह देख लो, ठीक है। स्टाफिंग इज अ टैलेंट स्काउट, डायरेक्टर इज कंडक्टर, सबके एक वर्ड बोला गया यहाँ पे, सबका रूल बताया गया। प्लानिंग नेविगेटर की तरह है, ऑर्गेनाइजिंग आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर की तरह है, जो रिसोर्स अरेंज करता है एंड गाइडिंग पर्सन अरेंज करता है, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रेमवर्क, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना है, एक हायरार्की जैसे बोलते हैं वैसे ऑर्गेनाइज करना हर चीज को। स्टाफिंग इज टैलेंट स्काउट, ठीक है, रिक्रूट करना कि टैलेंट, सही टैलेंट को सर्च करना, वापस याद रखो। प्लानिंग नेविगेटर है, प्लानिंग नेविगेटर है, प्लानिंग नेविगेटर है। ऑर्गेनाइजिंग में आपको लिखना है स्ट्रक्चरल इंजीनियर, फिर आपका आएगा टैलेंट स्काउट, डायरेक्टिंग में आपको आएगा कंडक्टर, जो कंडक्ट करे, लीडिंग एंड गाइडिंग टीम एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब एक्टिविटीज को गाइड करे, लाइक मेस्ट्रो डायरेक्टिंग ऑर्केस्ट्रा। सपोज जो मेन वो पर्सन है वो एक पूरे ऑर्केस्ट्रा, एक पूरे टीम को डायरेक्ट कर रहा है। जो मूवी का डायरेक्टर है वो सबको डायरेक्ट कर रहा है, सबको देख रहा है, ठीक है। लीडरशिप माने एक गाइडिंग स्टार की तरह है, कि एक बंदा जो सारे काम डायरेक्ट, माने डायरेक्टिंग इज काइंड ऑफ कमांडिंग हो जाता है, ठीक है। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप में वो इंसान खुद घुस के उस चीज को सॉल्व करता है। तो डायरेक्टिंग और लीडरशिप में एक फर्क है, आप उसको अलग तरीके से मतलब सेम, बहुत जन बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्टिंग मतलब एक कमांडिंग टोन रहता है, कि आप कमांड कर रहे हो, आप देख रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये करो ऐसे करो। लीडरशिप क्या होता है? आप लीडर्स को बोल सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो खुद खुद के सामने से लीड करेंगे उस चीज को, ठीक है। तो लीडरशिप और डायरेक्टिंग में ये फर्क है। देन कम्युनिकेशन इज द, क्या टोल लाइफ लाइन है, वो तो जान है कोई भी चीज की, ठीक है। मोटिवेशन इज फ्यूल प्रोवाइडर, बीच में मोटिवेट करना चाहिए, जिससे एक साइकोलॉजिकल अर्ज होता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। सुपरविजन जो आके ओवरसी करता है हर चीज पे, कि काम कैसे कब कब क्या हो रहा है, हर घंटे हर 2 घंटे में काम देख रहा है। कोऑर्डिनेशन माने कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो हार्मनी मेंटेन रहेगी, डिसबैलेंस नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोलिंग इज लाइक रेगुलेटर, रेगुलेट करे चीजें, अगर खराब हो रही है तो उसको रेगुलेट करे। कंट्रोलिंग इज बेसिकली, यहाँ पे कंट्रोलिंग अगर टेक्निकल टर्म में है तो कंट्रोल मैंने कुछ को रोकना, कंट्रोल करना, बट यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब है रेगुलेटर। कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल माने कोई भी मेस क्रिएट होने से कंट्रोल करना, कोई भी मेस क्रिएट होने से कंट्रोल करना, ठीक है। वापस से आप देख लो, प्लानिंग का मतलब क्या, हमारा प्लानिंग इज नेविगेटर। ऑर्गेनाइजिंग हमारा क्या है यहाँ पे, इंजीनियर आप सपोज करो, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा आता है स्टाफिंग, स्टाफिंग हमारा यहाँ पे टैलेंट को सर्च करना है। देन हमारा यहाँ पे डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इज लाइक कंडक्टर, जो कंडक्ट कर रहे हैं, जो ऑर्डर कर रहा है, जो लीड जो कर रहा है वो लीडरशिप हो जाएगा, ठीक है, जो सामने से लीड कर रहा है, ही इज अ गाइडिंग स्टार, ही और शी इज अ गाइडिंग स्टार। लीडरशिप के बाद हमारा आएगा कम्युनिकेशन, विच इज अ लाइफ लाइन। मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह होता है, जो फ्यूल बीच बीच में डाउन जाता है तो लीडरशिप फ्यूल, लीडर जो है आपको फ्यूल करता है, ठीक है। सुपरविजन माने ओवरसीर, ओवरसियर। कोऑर्डिनेशन माने हार्मोनाइजर, जो हार्मनी क्रिएट करता है। कंट्रोलिंग माने रेगुलेटर, जो रेगुलेट करता है चीजों को। कंट्रोलिंग इज व्हाट, रेगुलेटर, जो रेगुलेट कर रहा है। कंट्रोलिंग इज रेगुलेटर, ठीक है। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर सिमिलर टू अ ग्रैंड परफॉर्मेंस वेयर ईच रोल, अमेरिका ने एक बड़ा फंक्शन अगर होगा तो ये सब चीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेयर ईच रोल एंड एक्शन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द वेंचर, फ्रॉम प्लानिंग द प्लॉट टू ऑर्केस्ट्रेटिंग परफॉर्मेंसेज, एवरी फंक्शन प्लेज अ वाइटल रोल। मतलब आप सपोज कर लो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, हर चीज को रेगुलेट करने तक, हर एक फंक्शन अपना अपना एक रोल प्ले करता है, एंड इन सब के थ्रू एक अच्छा काम हो सकता है। वापस से प्लानिंग, ठीक है, याद रखना आप सब कुछ अच्छे देख लो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग,
डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जस्ट बाद आपका आएगा लीडरशिप, देन कम्युनिकेशन, देन मोटिवेशन, देन सुपरविजन, देन कोऑर्डिनेशन एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस 10 का चार्ट मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है, रिक्रूटमेंट करना होता है, जितना भी आपको याद करने का पार्ट है ना, आप इसमें से याद कर सकते हो, या कि पैराग्राफ में इस तरीके से दिया हुआ था उसके हिसाब से बनाया गया। प्लान को इम्प्लीमेंट करता है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है, इनिशिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, एक्शन को मैनेज करता है, ग्रुप एक्टिविटी को। लीडरशिप एक आप समझो डायरेक्टिंग इज लाइक पापा। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो बताएंगे, ऐसे नहीं ऐसे, थोड़ा कमांडिंग टोन रहेगा। और लीडरशिप मदर की तरह है, जो यू कैन लुक अप टू योर मॉम एंड यू कैन जस्ट आस्क फॉर हेल्प ऑल्सो कि प्लीज आप प्लीज वैसा तो डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप में थोड़ा सा फर्क है, लाइक दैट। कम्युनिकेशन तो जान है, लाइफ लाइन है। मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह है। सुपरविजन हमने अभी डिस्कस किया था, आपका रेगुलेटर की तरह है। जस्ट अ सेकंड, सुपरविजन इज लाइक ओवरसीयर, सॉरी, जो सुपरवाइज करते हैं। कोऑर्डिनेशन आपका हार्मोनाइजर है। एंड कंट्रोलिंग आपका रेगुलेटर की तरह, कंट्रोलिंग इज लाइक रेगुलेटर। ठीक है, जो इंप्लीमेंट करता है पॉलिसी को, मेजर करता है, कंपेयर करता है परफॉर्मेंस को। तो ये पूरा जो लर्निंग वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए थे, लेकिन इसको शॉर्ट से शॉर्ट जितना मैं कर सकती थी मैंने करके इसमें रेडी किया आप लोगों के लिए। इसको पूरा पढ़ो, कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाला है आपको। नाउ लेट अस कम टू कमर्शियल फंक्शंस, लास्ट फंक्शंस है कमर्शियल फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंगेजिंग एक्सप्लोरेशन। पहला है यहाँ पे प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन विच इज द हार्ट बीट ऑफ एंटरप्राइज, ये तो जान है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। प्रोडक्शन हमारा कोर फंक्शन है किसी भी वेंचर का, जो कि हार्ट बीट, जैसे दिल अगर नहीं धड़केगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, वैसा प्रोडक्शन है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्रिएशन को ये दिखाता है। और ऐसे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फुलफिलिंग मार्केट डिमांड्स, मार्केट के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन वैरी, ये चेंज वैरी कर सकता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द एंटरप्राइज, आपकी इंडस्ट्री के साइज के हिसाब से ही वैरी कर सकता है, इट कैन वैरी। छोटे बिजनेसेस में एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन मैनेज करेगा, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल टीम्स होते हैं और स्पेशलिस्ट होते हैं जो मैनेज करते हैं। ठीक है, याद रखना, छोटे में एक इंडिविजुअल है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल टीम्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग, एंसिलरी एक्टिविटीज, एडवाइजरी एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग माने एक्चुअल प्रोसेस गुड्स क्रिएट करने का। उसके बाद है सपोर्टिव फंक्शन, जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है। एंसिलरी एक्टिविटीज, यहाँ पे कुछ अलग अलग फंक्शंस जहाँ पे हम और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन की अपनी। एडवाइजरी माने ऑफरिंग एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस, उस प्रोसेस में भी कोई हेल्प चाहिए तो एक्सपर्टीज के लिए आप एडवाइस कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, आप शेफ को लो, शेफ एक किचन में, जहाँ पे हर इंग्रेडिएंट एक रिसोर्स को आप समझो कि हर खाने का जो सामान इंग्रेडिएंट है वो रिसोर्स है, उसको आप बहुत ही स्किलफुली यूज कर रहे हो। ठीक है, एक डिश बनाने के लिए विच इज अ प्रोडक्ट, वो एग्जाम्पल यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज द हार्ट बीट ऑफ एंटरप्राइज। दूसरा है फाइनेंस, द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। हमने ऐसे भी देखा है, फाइनेंस एक लाइफ ब्लड हमारे एंटरप्राइज का, कंटिन्यूसली फ्लो करता है फ्रॉम इंसेप्शन थ्रू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इट इज क्रिटिकल टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? द नीड फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज एवर प्रेजेंट। पैसा का जरूरत हमेशा प्रेजेंट रहा है, फ्रॉम स्टार्टिंग द वेंचर, वेंचर स्टार्ट करने से लेके, सस्टेन करने से लेके, एक्सपैंड करने तक। स्टार्ट, सस्टेन, एक्सपैंड। Entrepreneurs must adeptly analyze various funding sources to secure necessary capital। जो entrepreneurs हैं उनको पूरा एनालाइज करना चाहिए चीज़ों को, अलग अलग फंडिंग सोर्सेज को, ताकि वो जितना ज़रूरत है पैसे का वो उसको यू नो इकट्ठा कर पाए, लाइक दैट। ठीक है, तो फाइनेंस इज दैट विच इज लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। फाइनेंसिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। की एक्शन क्या है? फंड करना अरेंजमेंट्स को, पहचानना कैपिटल को, सिक्योर करना थ्रू सिक्योर करना कैपिटल को थ्रू लोन्स, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। ठीक है, रेगुलरली एसेस करना फाइनेंशियल हेल्थ एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के प्लानिंग के लिए ये फाइनेंशियल हेल्थ को रेगुलरली एसेस करना फॉर फ्यूचर फंडिंग नीड्स। ठीक है, आप फिनेंस को ना, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, एक मशीन के ऑयल की तरह देखो कि ऑयल के बिना मशीन नहीं काम करेगा, वैसे ही फिनेंस के बिना हमारा एंटरप्राइज का फंक्शन नहीं कर सकता। एवरीथिंग ग्रीन्स टू अ हॉल्ट, अगर ऑयलिंग नहीं होगा तो मशीन विल नॉट वर्क, वो रुक जाएगा। तो हमारा जो पैसा है, मनी है, वो भी ऑयलिंग की तरह, जो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मनी का फ्लो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंस पहला पार्ट हमारा क्या था? प्रोडक्शन विच इज द हार्ट बीट बेसिकली। फाइनेंस आपका लाइफ ब्लड है। ठीक है, तीसरा है मार्केटिंग। अब मैंने कुछ बनाया, ठीक है, और इसकी नीड भी है,
और मेरे जो टारगेट कस्टमर्स है मैं उनके तक कैसे पहुंचूंगी, और वो मार्केटिंग लेके जाएगा मुझे उन तक, ठीक है। मार्केटिंग ब्रिज है, जो हमारे बीच में एक ब्रिज, एक कनेक्शन बनाता है, ब्रिज टू कस्टमर्स, ठीक है। इट्स एसेंशियल ब्रिज, जो जरूरी है मुझे आप तक पहुंचाने के लिए। जैसे आज अगर ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, ये क्या करे, ये ब्रिज का काम कर रहा है, ये मेरे लिए मार्केटिंग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप इसके थ्रू मुझे देख रहे हो तो ये एक मार्केटिंग की तरफ फंक्शन कर रहा है मेरे लिए। ये इंश्योर करे कि गुड्स एंड सर्विसेज उन तक पहुंचे जो इसकी जिसको इनकी जरूरत है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इनका पूरा फोकस है कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करना। मार्केटिंग में आप पूरा चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करते हो, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाओ अच्छे से, एंड बिजनेस को पोजीशन कर पाओ एडवांटेजेसली, मतलब अच्छी जगह एडवांटेजेसली प्लेस कर पाओ इन द मार्केट प्लेस। इसका मेन एक्शंस क्या है, मार्केट का रिसर्च करना, ठीक है, मार्केट का क्या क्या ट्रेंड चल रहा है इसको अच्छे से पढ़ना समझना। दूसरा प्रमोशन स्ट्रैटेजीज, कैंपेन्स क्रिएट करना जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब मैंने अगर बच्चों के लिए कुछ स्टार्ट किया है, ठीक है, तो मैं अडल्ट्स को टारगेट नहीं कर सकती, वो मेरे टारगेट ऑडियंस नहीं है, मेरे टारगेट ऑडियंस किड्स ही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ कैंपेन्स क्रिएट करना होगा जो मेरा टारगेट ऑडियंस को ही टारगेट कर रहा है, ठीक है, जो रेजोनेट करे मेरे टारगेट ऑडियंस के साथ, आई मीन टू से। अब मार्केट रिसर्च के मुझे प्रेफरेंस समझना पड़ेगा कंज्यूमर का एंड उनका बिहेवियर बिफोर डूइंग द मार्केटिंग, ठीक है। अब जहां मुझे मार्केटिंग करनी चाहिए वहां नहीं करके मैं कहीं और करी, बिकॉज मैंने स्टडी नहीं किया कि यहाँ मेरे टारगेट कस्टमर्स आते हैं कि नहीं। इफ आई एम सेलिंग सलवार सूट्स एंड मेरा जो टारगेट कस्टमर्स है वो वेस्टर्न पहनता है, तो आप समझ रहे हो मेरा वो चीज़ पूरा फेल हो जाएगा उस जगह पे। तो आई हैव टू डू माई रिसर्च फॉर द मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मार्केटिंग को एक मैच मेकर की तरह, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर से लिंक करो इन अ वे दैट फुलफिल्स डिजायर्स एंड नीड्स। मैच मेकर क्या होता है, एक लड़की का कुछ पर्टिकुलर नीड्स होते हैं, एक बॉय का कुछ होता है कि हाँ उन्हें ये पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए उनके पार्टनर में। एंड मैच मेकिंग कब होता है, मैच मेकिंग उसी तरह से उस चीज को ज्वाइन करता है, लाइक दोनों मार्केटिंग हो रही है, दोनों का जो नीड्स है, दोनों के जो डिमांड्स है, जो टारगेट कस्टमर्स है, वो आप उसको प्रैक्टिकली देखो एक बार, टारगेट जो है वो वहाँ पे मीट कर रहे हैं लाइक दैट, ठीक है। तो आप इसको एक इमेजिन कर सकते हो आप एक मैच मेकर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल, विच इज द वर्कफोर्स बैकबोन। पर्सनल मैनेजमेंट इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स के लिए पर्सनल मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन फोकस करता है रिक्रूटमेंट पे। ये वाले फंक्शन में क्या काम होता है, आप रिक्रूट कर रहे हो, फिर उसको डेवलप कर रहे हो, एंड एम्प्लॉयज की वेलबिंग पे फोकस करता है। रिक्रूट करते हो, कैसे डेवलप करना है, उनकी वेलबिंग भी, उनका अच्छा, उनका वेलबिंग रहे, अच्छा रहे। इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या, इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट इंश्योर्स that employees are not only qualified but also motivated and satisfied with their working condition। ये जो मैनेजमेंट है ये दिखाता है कि एम्प्लॉय सिर्फ क्वालिफाइड ही नहीं है, सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं है, बट मोटिवेटेड भी है, सेटिस्फाइड भी है अपने वर्किंग कंडीशंस को लेके। सिर्फ ये नहीं कि बस पढ़े लिखे हैं, ये नहीं, मोटिवेटेड भी है एंड सेटिस्फाइड भी अपने काम को लेके। इनका मेन एक्शंस क्या है, रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, टैलेंट को हायर करना, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देना, ठीक है। कंपेंसेशन एंड वेलफेयर मीन्स सैलरी ऑफर करना, बेनिफिट्स, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देना, मतलब बेसिकली पर्सनल इज लाइक वर्कफोर्स का बैकबोन, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना, लोग यहाँ पे सस्टेन कर पाए, एनवायरनमेंट टॉक्सिक ना हो, उस चीज को मेंटेन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखो एज अ गार्डनर, जो प्लांट को पानी देके नर्चर करता है, और वो अगर पानी नहीं देगा, अगर वहाँ पे वो प्लांट्स के हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा, तो प्लांट्स पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उसके एक हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, प्लांट्स को वाटर करके नर्चर करता है, कहने का मतलब है। तो पर्सनल मैनेजमेंट बेसिकली नर्चरिंग होता है कि आपका जो एम्बियंस है, आपका जो वर्क प्लेस है, वो आपके लिए हेल्दी रहे, आपके सोल को फीड करे, आपको प्रॉपरली मुरझा ना दे, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक फॉर यू, तो ये उसके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटिंग, विच इज अ फाइनेंशियल कॉम्पास। Accounting serves as the financial compass for an enterprise, systematically recording all the transactions, जहाँ पे आप सारे transactions systematically record करते हो, and providing insights into the organizational financial position. Main concept क्या, accurate record keeping is essential for monitoring financial health and guiding decision making processes, ठीक है। तो ये सर्व करता है, ये फाइनेंशियल कॉम्पास है किसी एंटरप्राइज के लिए, अकाउंटिंग, ताकि अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ इंसाइट नहीं समझ में आएगा, कितना खर्चा क्या, कितना क्या क्या, यू विल नॉट गेट एनी आइडिया अबाउट वेयर योर मनी इज गोइंग। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी की, ताकि अपना फाइनेंशियल हेल्थ आप मेंटेन कर पाओ कि खर्चा कितना हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं पैसे, एंड आपका एक डिसीजन मेकिंग, इतना इतना यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो आप उसमें गाइड कर पाओ अपने आप को अच्छे से। इसका मेन एक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, आप डिटेल लॉग्स मेंटेन करो सारे फाइनेंशियल एक्टिविटी का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप रिपोर्ट्स जनरेट करो जो आपके पूरा स्टेटस को समराइज कर रहा है, ठीक है। इसको आप मैप की तरह देखो, मैप से क्या मिलता है आपको, अगर मैप देखते तो मैप से आपको क्लियर रास्ता देते हैं कि हाँ मुझे ये ऐसे ऐसे करना है। तो जो अपना अकाउंट्स आप देखते हो तो यू विल गेट अ क्लियर विजन कि ओके दिस इज माई
लॉस, दिस इज माय प्रॉफिट, या जो भी ये मेरा खर्चा है, ये मेरा ऐसे हुआ, ये इतना मैं इन्वेस्टमेंट में किया। एक विजुअल पिक्चर आपको दिखते, एक मैप दिखते कि ओके नाउ मुझे ये काम इस तरीके से करना है फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हर एक का मैंने आपको चार्ट बना के दिया है। कमर्शियल फंक्शंस का काम देख लो। प्रोडक्शन का जो काम है वो क्रिएटर की तरह काम कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। एंसिलरी फंक्शन एंड एडवाइसरी एक्टिविटीज, ये आप चार्ट याद कर लोगे, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं होगा इसके अलावा। आई कैन गारंटी यू, ठीक है। जैसे शेफ जो है वो एक डिश बना रहे, दैट इज प्रोडक्शन, ठीक है। फाइनेंस इज लाइफ ब्लड, ठीक है। लाइफ ब्लड है आपका, लाइक हार्ट बीट है, वो एनालाइज करते हैं, फंड को इकट्ठा करते हैं, जैसे ऑयल की तरह। ऑयल से मशीन का रेगुलेशन मेंटेन रहता है, अगर पैसा नहीं हो तो बिजनेस भी अटक जाएगा। बिजनेस का भी जो फ्लो है उसके लिए पैसे चाहिए रहते हैं, पैसे डालते रहो उसमें। मार्केटिंग विच इज अ कनेक्टर, जो कनेक्ट करता है। मार्केट रिसर्च एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, मतलब मैच मेकिंग, लिंकिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो मैच मेकर है वो प्रोडक्ट्स को लिंक करता है विद द कंज्यूमर, हमने एग्जांपल देखा था। पर्सनल माने वर्कफोर्स का बैकबोन, हेल्दी इन्वायरमेंट नर्चर करेगा। अकाउंटिंग माने फाइनेंशियल कॉम्पास, की अगर आप एक मैप की तरह आपको गाइड करेगी ये कि ये आपका फाइनेंशियल कॉम्पास है, इतना यहाँ पे खर्चा हुआ, इतना ये हुआ, अब आगे तुम्हारी जर्नी ऐसी होनी चाहिए, तुमको इस पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ हमने अपना पूरा entrepreneurial फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन एंड आपका ये कमर्शियल फंक्शंस एंड वन मोर फंक्शन वाज देयर। कौन सा था, जस्ट लेट मी चेक। हमने एंगेजिंग, जस्ट वन सेकेंड। प्रमोशनल फंक्शन, ठीक है। सो प्रमोशनल फंक्शन इज ऑल्सो डन। हमने इस चार्ट्स के थ्रू किया था, तो इसको एक बार रिविजन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका देख लो आप, ईपीएमसी मार्क कर लो। ईपीएमसी एंटरप्रेन्योर का शॉर्ट फॉर्म, ईपी मार्क कर लो एंड एमसी आप याद कर लो, ठीक है। ईपीएमसी एंटरप्रेन्योर फंक्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा। प्रमोशनल फंक्शन से पहले हमने इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, मतलब विजन इन्वेस्टिगेशन किया हमने, सॉरी विजन आया हमें, विजन को हमने फिर इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने चीज़ों को असेंबल किया, असेंबल के बाद फाइनेंस। उसके बाद हमारा आया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, नो लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लास्ट में आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। हर एक का नाम भी वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ है, कुछ कोई लाइफ ब्लड है, कोई नेविगेटर है, कोई इंजीनियर यहाँ पे दिया गया, मतलब हर एक का एक कीवर्ड आपको वहाँ पे दिया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्स में आता है वन वन वर्ड। ये चार्ट्स में आपको बहुत ही ब्यूटीफुली दिया हुआ है, आपको पैराग्राफ में भी याद करने का जरूरत नहीं है कि एक पैराग्राफ वापस वापस पढ़ो। जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड चार्ट्स एंड यू विल बी डन विद इट। आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगा, आई कैन अश्योर यू, ठीक है। फाइनल सीन हमारा ये है, ये तो हमने प्रमोशनल फंक्शंस का है। जो कमर्शियल फंक्शंस है वो इंट्रिकेटली आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑफ कोर्स। प्रोडक्शन से लेके हमारा सारा चीज़ों से लेके सारे एक कोहेसिव इकोसिस्टम बनाते हैं यहाँ पे, जो जिससे एंटरप्रेन्योर्स एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारे फंक्शंस को अच्छे से करोगे तो ये इट कैन हेल्प यू इन अ वेरी नाइस वे, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीबीएसई 11 का आपका जो पार्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमने पढ़ा अभी। जितने फंक्शंस हमने कवर किए, आप ईपीएमसी याद रखो, एंटरप्रेन्योर फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस, प्रोडक्शन फंक्शंस एंड देन आपका कॉम्पिटेटिव फंक्शंस, ठीक है। कमर्शियल फंक्शंस, आई थिंक कमर्शियल फंक्शन, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, कमर्शियल फंक्शंस तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, देख लो यहाँ पे। entrepreneurial functions, promotional functions, managerial functions and commercial functions। functions of an entrepreneur अगर आता है तो you should know rate of interest, ROI, उसके बाद vision, फिर investigate, फिर assembling, फिर finance, उसके बाद हमारा है planning। planning के बाद हमारा आता है organizing, ठीक है। अगर प्लान किया फिर organize किया, उसके बाद हमने staffing, ठीक है। staffing then directing, directing के बाद leadership, leadership के बाद आप समझ लो आपका यहाँ पे communication आएगा which is the backbone, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन। आप समझो कम्युनिकेशन के बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन के बाद आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बाद आपका कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अभी भी हमने किया प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, हेल्थ इन्वायरमेंट की नर्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इज अगेंस्ट आपका एक पूरा नेविगेशन की तरह, मैप की तरह वो काम करता है कि अगर आप देखोगे कि हाँ मेरा ये खर्चा ये ऐसे ऐसे है, तब काम कर पाओगे। लास्ट में फिनेंस विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच इज अ कैटलिस्ट फॉर प्रोग्रेस, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कोई भी नेशन का डेवलपमेंट के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट्स अ की इंजन फॉर ग्रोथ एंड इनोवेशन, ठीक है। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बहुत तरीके से जरूरी है। जो एंटरप्रेन्योर्स का रोल है वो अलग है इकोनॉमिक सिस्टम्स में, ठीक है। जिससे इंडस्ट्री एंड कम्युनिटीज पूरा शेप होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ड्राइव इकोनॉमिक एडवांसमेंट व्हाइल इन सोशलिस्ट स्टेट्स द गवर्नमेंट टेक्स ऑन दिस एंटरप्रेन्योरल रोल। इन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया अ मिक्स्ड इकोनॉमी फॉस्टर्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया की जिससे आप जानते हैं इंडिया डेवलपिंग नेशन और बहुत हमारा पॉपुलेशन भी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का आप देखो, स्कूल्स की एग्जांपल ले लो, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है, ठीक है। तो दोनों ही, गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योर का एक एक्शन लाइक एक प्लेस लेता है, यहाँ पे प्राइवेट भी, प्राइवेट स्कूल्स भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी चलते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों है यहाँ पे, ठीक है। लाइफलाइन ऑफ अ नेशन मेजरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ यार्डस्टिक फॉर असेसिंग अ कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ थ्राइविंग एंटरप्रेन्योरल लैंडस्केप इंडिकेट्स अ रोबस्ट इकोनॉमी। नेशंस स्ट्राइव टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस। अब बेसिक एग्जांपल हो ना, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ बड़ा स्केल पे, तो उसमें मुझे लोगों को हायर करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा। अगर वो इंडस्ट्री बहुत सेटअप हो जाता है तो बहुत हाई ग्रोथ होता है, मुझे मटेरियल्स लेने पड़ेंगे वेंडर से, तो वेंडर्स के थ्रू जो मैं मटेरियल ले रही हूँ उसको पे कर रही हूँ, तो अगेन मैंने एक मार्केट में एक मनी का फ्लो क्रिएट किया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केट में मनी फ्लो किया। ऑफ कोर्स अगर इनकम बढ़ रही है तो पैसे कहाँ आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर फॉर विच कैन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज एक हार्ट बीट है कंट्री इकोनॉमिक, a country's economy pulses with the rhythm of entrepreneurial activity sustaining life and growth। आप बोले दिल का जो धड़कन, यहाँ पे भी वैसे कंपैरिजन है कि कंट्री का जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है हमारे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में, ठीक है। द इनोवेशन इंजन मतलब नए आइडियाज को स्पार्क करना, न्यू आइडियाज को स्पार्क करना। एंटरप्रेन्योरशिप इज सिनोनिमस विद इनोवेशन, ये तो पढ़े कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही इनोवेशन है, कुछ नया तरीके से। एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर्स का विजन बहुत अलग होता है, ठीक है। हमने आप एमबीए चाय वाला को देख लो, किसी भी नए वेंडर्स को देख लो जिन्होंने अपना फ्रेंचाइजी को फेमस किया, उनका एक विजन था, उनका कुछ इनोवेशन पक्का रहा होगा। फूड ट्रक्स का कॉन्सेप्ट आप देख लो, तो हर चीज का अलग अलग वो है। तो एंटरप्रेन्योर्स आर द विजनरीज हु ब्रिंग फोर्थ न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजी, मार्केट में सब कुछ वो लेके आते हैं। दे आर द कैटलिस्ट दैट एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड ड्राइव इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये कैटलिस्ट है, ये सब कुछ चेंज करते हैं, एक सब कुछ पुश करते हैं आगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इनहांस करते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को एडवांस करते हैं। इनका इम्पैक्ट क्या होता है, बाय इनोवेटिंग, नया चीज इनोवेट करके एंटरप्रेन्योर्स ना ही सिर्फ बिजनेस आइडियाज कंसीव करते हैं, बट इम्प्लीमेंट भी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इकोनॉमी रिवॉल्व कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग नीड्स की, इकोनॉमी चेंजिंग नीड्स के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योर्स को भी गार्डनर की तरह देखो, जो सीड्स प्लांट करते हैं इनोवेशन का, जो फ्यूचर में आपको फ्रूट देता है एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज का, ठीक है। तो इनोवेशन इंजन है जिसमें नया आइडिया स्पार्क होता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अडेप्टिव ग्रोथ नेविगेटिंग चेंज, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स थ्राइव इन डायनामिक एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, शेपिंग देयर एंटरप्राइजेस एंड द लैंडस्केप अराउंड देम, ठीक है। डायनेमिक्स मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। एज द वर्ल्ड इवॉल्व्स विद ऑटोमेशन, अब तो वर्ल्ड आप देखो सब कुछ ऑटोमेशन में हो रहा है, टेक आ चुका है। एंटरप्रेन्योर्स अडेप्ट करते हैं बिजनेसेस को टू मीट दीज चैलेंजेस, ठीक है, जिसमें आपको ग्रोथ आप फॉस्टर कर सकते हो। द अडेप्टेबिलिटी लीड्स टू अ ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, जो अडेप्टेबिलिटी है इससे आपका एक ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट होता है, वेयर बिजनेसेस नॉट ओनली सक्सीड, जहाँ बिजनेस सिर्फ सक्सीड नहीं करता बट ऑल्सो एनहांस देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, बट साथ में बिजनेस एनहांस भी करता है आसपास के एनवायरनमेंट को। आप इमेजिन करो एक आर्टिसन जो क्ले बना रहा है, जो स्कल्प्ट कर रहा है क्ले को, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो मोल्ड कर रहा है अपने जैसे एक शेप करना होगा क्ले को, ठीक है। वैसे एक एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्राइज को मोल्ड करता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। जैसे एक स्कल्प्टर अपने क्ले को हिसाब से बनाता है अपने हिसाब से, वैसे एक एंटरप्रेन्योर मार्केट के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता है। अब चीजें डेवलप हो रही है, आगे बढ़ रही है, लोग इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, हर जगह रूल कर रहे हैं, वेंडर्स वहाँ पे चीजें बेच रहे हैं, लाइक लो कॉस्ट या लो मैनेजमेंट, लो एडवर्टीजमेंट में लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी उस तरीके से काम किया जाता है, एंटरप्रेन्योर भी मोल्ड करे अपने एंटरप्राइज को, इस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं जिस तरीके से मार्केट के चेंजेस को वो अडेप्ट कर पाए, ठीक है। अब बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, बात करते हैं, विच इज द पाथ टू सस्टेनेबिलिटी। इंक्रीज प्रॉफिट्स आर वाइटल फॉर एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स, प्रॉफिट्स इंक्रीज जो बढ़ावा वो जरूरी है फॉर द एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स।
वाइल बूस्टिंग सेल्स रेवेन्यू, देखो सेल्स रेवेन्यू बूस्ट करना हो सकता है चैलेंजिंग हो, एंटरप्रेन्योर्स फोकस करते हैं ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट, ताकि प्रॉफिट बढ़ सके, ताकि फ्यूचर ग्रोथ में आप बेसी ध्यान दे सको। ठीक है, कॉस्ट जितना कम होगा उतना बहुत अच्छा होगा। तो आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो, जिससे सस्टेन कर सको। जितना कॉस्ट कम रहेगा उतना प्रॉफिट्स का चांसेस ज्यादा रहेगा। हायर प्रॉफिट्स ट्रांसलेट इनटू री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, हायर प्रॉफिट्स आपका री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसलेट करता है, फ्यूलिंग फर्दर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, जिससे आपका आगे का डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फ्यूल हो जाता है। इमेजिन करो आप एक फार्मिंग साइकिल को, जहाँ पे रिड्यूसिंग वेस्ट लीड्स टू अ ब्यूटीफुल हार्वेस्ट, इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर सीजन्स। ठीक है, एक फार्मिंग साइकिल है जहाँ पे जितना कम वेस्ट आप करोगे उतना सुंदर हार्वेस्ट होगा, तो जितना कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उतना अच्छा आपका प्रॉफिटेबिलिटी होगा। ठीक है, तो जैसे आपको फ्यूचर रीजन में सस्टेनेबिलिटी में आप बेसी फोकस कर पाओगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट किसी भी तरह का कम से कम हो, मिनिमम हो, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आप बेसी इंजॉय कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है। हमने कहा आपको, अगर मैं एक फर्म स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे 5 लोगों को हायर करना है, 10 लोग को हायर करना है, एक टीम बनाना है, तो ऑफकोर्स बिल्ड होगा इसी से। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पावरफुल क्रिएटर ऑफ जॉब्स, मार्क कर लेना, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पावरफुल क्रिएटर ऑफ जॉब्स। जो एक्टिविटी जनरेट हो रहा है बाय दिस वेंचर, ये सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, जिससे आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो आप। जैसे कि जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये और एम्प्लॉयमेंट लेके आ रहे हैं, लाइवलीहुड एनहांस कर रहे हैं इंडिविजुअल्स का एंड कम्युनिटीज का। ठीक है, आप एक ट्री को देखो, जहाँ पे हर ब्रांच एक नए जॉब की तरह है, हर एक अलग अलग ब्रांच एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह है, जो स्प्राउट कर रहा है फ्रॉम दैट मेन एंटरप्रेन्योरल ट्रंक। जितना भी ब्रांच निकल रहा है वहां से, वो एक अलग अलग नए जॉब अपॉर्चुनिटी को डिफाइन कर रहा है। कहीं कॉस्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो कितना सारे जॉब्स क्रिएट होंगे फॉर पीपल। ठीक है, नंबर 6 है सोशल बेनिफिट्स काफी है, सोसाइटी एलिवेट होता है, अपलिफ्ट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी बढ़ता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैंने कहा ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बढ़ता है बाय ऑफरिंग अफोर्डेबल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, क्या आप स्कार्स मैंने जो रिसोर्स कम है उसको यूज करते हुए आप अच्छा कुछ बना के दे रहे हो, कम दाम में दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। दिस लीड्स टू एलिवेटेड लिविंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का जो लेवल है वो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बढ़ रहा है, एंड फॉस्टर्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद इन सोसाइटी। आप मेकअप ब्रांड्स को देख लो ना, फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंडियन लोकल मेकअप ब्रांड्स है, जैसे मास कॉस्मेटिक्स है या फिर स्विस ब्यूटी है, या जो भी गर्ल्स को थोड़ा बहुत आइडिया और होगा, मतलब जितना मुझे पता है मैंने बताया आपको, आप लोग को और समझ में आएगा। वो कितने हाई एंड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेंज, जो कि अच्छे अच्छे महंगे महंगे 3-3, 4-4 हज़ार के प्रोडक्ट को टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, इससे लोग कम कॉस्ट में भी अपना जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो एक अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक बेसिक सा एग्जाम्पल था, और भी चीजों में आप एग्जाम्पल ले सकते हो। दिस लीड्स टू एलिवेटेड लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड फॉस्टर्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद इन सोसाइटी, इससे लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करते हो एंड समाज में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फैलाते हो। इमेजिन करो राइजिंग टाइड, पानी का बहाव बढ़ रहा है, वेयर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स लिफ्ट्स ऑल बोट, जहाँ पे जो ग्रोथ है एंटरप्रेन्योरल वेंचर का वो सारे बोट को उठा दे रहा है। ठीक है, पानी का बहाव बढ़ रहा है, सारे बोट्स को वो अपलिफ्ट कर रहा है, जिससे ओवरऑल हेल्थ ऑफ कम्युनिटी भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, द एसेंशियल रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप समरी में आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, जॉब के लिए, सोसाइटल इंप्रूवमेंट के लिए। अगर ये बात आप समझ जाओगे तो बहुत बहुत आपको हेल्प होगा। अगर मैम पूछेगी व्हाट इज द नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये मार्क करना, लाइफलाइन है नेशन का। ठीक है, लाइफलाइन मेजर ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक हेल्थ को इंडिकेट करता है, हार्ट बीट है इकोनॉमी का, इनोवेशन इंजन है, सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है, अडेप्टिव ग्रोथ नेविगेट करता है चेंज को, प्रॉफिटेबिलिटी पाथ टू सस्टेनेबिलिटी, अभी हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, सोशल बेनिफिट्स काफी है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बढ़ाता है। तो ये एक 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। नीड में ये 6 पॉइंट्स याद है, लाइफलाइन है, इनोवेशन है, अडेप्टिव ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।